एक तरीके से मुस्कुराता हूं और एक तरीके से हंस देता हूं। जी हाँ, मैंने जिंदा रहना सीखा। अब जो जैसा दिखता है मैं उसे वैसा ही देखता हूं, और जो नहीं दिखता वो मेरे लिए है ही नहीं। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं एक सफल मध्यम वर्गीय रास्ता हूं, रोज घर से जाता हूं, रोज घर को आता हूं। अब मुझ पर कुछ असर नहीं होता, या यूं समझ लीजिए कि मेरी जीभ का स्वाद छिप गया। अब मुझे हर चीज एक जैसी सफेद दिखती है। अब मुझे कुछ पता नहीं होता, पर चेहरे पर सब जानता हूं का भाव ले आता हूं। हर किस्से पर हंसना, आह भरना मैं जानता हूं। अब मैं खुश हूं। नहीं, नहीं खुश नहीं, अब मैं सुखी हूं। हाँ, सुखी। क्योंकि अब मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूं। अब ना तो मैं उड़ता हूं, ना बहता हूं। मैं रुक गया। आप चाहे जो भी समझें, लेकिन अब मैं तटस्थ हो गया हूं। मुझे अपनी कल्पना की गोद में सर रखकर सो जाने दो। मैं उस संसार को देखना चाहता हूं जिसका ये संसार प्रतिबिंब है। अब ये सब बेईमानी लगता है। अब तो मेरा यथार्थ मेरी ही पुरानी कल्पनाओं पे हंसता है। अरे हाँ, आजकल मैं भी बहुत हंसता हूं। कभी कभी लगता है कि ये हंसना एक बीमारी है, पर ये सोचकर तो फिर से हंसी आ जाती है। अब सब चीज जिस जगह पर होनी चाहिए उसी जगह पर है। ये सब काफी अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, ठीक लगता है। हाँ, ठीक। पर एक परेशानी है, अजीब सी, अधूरी। क्या बताऊं, आजकल मुझे रोना नहीं आता। अजीब लगता है ना। अब मुझे सुख या दुख से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जब भी आते हैं एक झुंझुलाहट या एक हंसी से तृप्त हो जाते हैं। अजीब बात है ना? नहीं नहीं, ये अजीब बात नहीं, एक अजीब एहसास है। जैसे कि आप मर चुके हो मगर कोई यकीन ना करे। रोज की तरह लोग आपसे मिले, आपको चाय पिलाएं, आपके साथ घूमने जाएं, आपसे बातें करें, लेकिन सिर्फ आपको ये पता है कि आप अब जिंदा नहीं। मैं जानता हूं ये एक रुला देने वाला एहसास है, पर आप आश्चर्य करेंगे। फिर भी आजकल मुझे रोना नहीं आता। अरे नहीं नहीं, ये कविता मैंने नहीं लिखी, अपने बस की बात ही कहा। मतलब ऐसे भारी शब्दों को एक दूसरे से लड़ाना और उनकी कुश्ती कराना, फिर उस भीषण हिंसा से किसी एक बात को बाहर निकाल कर लाना, ये अपने आप में ही आश्चर्य है। मुझे तो पढ़ने और सुनने में ही पसीना आ जाता है, क्योंकि मेरे लिए कुश्ती और कविता में कोई खास फर्क नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कुश्ती क्यों लड़ी जाती है और कविता क्यों लिखी जाती है। पर जब मैंने ये बात पुंडलिक से पूछी तो पुंडलिक ने मुझे बताया, राजकुमार, कुश्ती जो है ना वो बाहर से लड़ी जाती है, और जो कविता है ना वो अपने भीतर से लड़कर लिखी जाती है। पुंडलिक ने मुझे जो भी समझाया था मेरी समझ में कुछ नहीं आया, और मेरे मुंह से बस निकला। मगर पुंडलिक समझ गया और कहा कि राजकुमार, समस्या ये नहीं है कि तुम ना समझो, समस्या ये है कि तुम्हारे अंदर समझ की काफी कमी है। समस्या मैं समस्या के पहाड़ पर घूम रहा हूं। क्या भैया, समस्या क्या है? यही तो समस्या है कि समस्या जब आती है
तो अपने साथ अपना हल भी ले आती है, और हल के चलते ही समस्या फिर उग जाती है। कहते हैं जिसके जीवन में समस्या नहीं उसने अपना जीवन जिया ही नहीं। इसका मतलब मैंने अपना जीवन जिया ही नहीं था, क्योंकि मेरे जीवन में तो कभी कोई समस्या रही नहीं, जबकि समस्या इस शब्द को मैं बहुत पसंद करता था और हमेशा से चाहता था कि मैं समस्याओं से घिरा रहूं। मेरी चारों तरफ समस्याओं के पहाड़ हों, जिन्हें चीरता हुआ मैं उन्हें पार कर सकूं। पर मेरी ऐसी किस्मत ही कहा कि मुझे कभी कोई समस्या नसीब हो। पर आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि इस चिट्ठी के रूप में मेरे पास पहली बार वो चीज आई है जिसे मैं समस्या कह सकता हूं, और मैं इसमें वो सारी बातें लिख सकता हूं जो मैं हमेशा से कहना चाहता था, लेकिन थोड़ा गंभीर होकर। मैं आज, वैसे ये गंभीर शब्द भी मुझे बहुत पसंद है। गंभीर क्या शब्द है नहीं, मगर पहले समस्या। आज मैं समस्या में हूं। मैं एक बहुत ही भयानक समस्या से घिरा हुआ हूं। क्या होगा मेरा? कहीं मैं आत्महत्या करने की तो नहीं सोच रहा हूं? ओह, ये समस्या है। कहां है मेरा चाकू? कहां है मेरा चाकू? लो, हो गया। अब समस्या नहीं, समस्या को अभी जाने दो। आपको मेरी समस्या अभी समझ में नहीं आई। आप कहेंगे भला ये भी कोई समस्या है? पर भैया मेरे लिए समस्या है। इसलिए पहली वाली बात, आजकल मैं लड़ रहा हूं। मैं अभी भी लड़ रहा हूं। पिछले कई दिनों से मैं लड़ रहा हूं। फिर मेरी समझ में आया, अगर ये लड़ना खुद से लड़ना है, वो तो मैं बहुत पहले ही शुरू कर चुका हूं। दरअसल मैंने लड़ना तब शुरू किया था जब मेरी अकल दाढ़ निकली थी। अकल दाढ़ जिस उम्र में निकलनी चाहिए, मेरी मानो कि ये 10 साल बाद ही निकली। और ठीक उसी समय मुझे ये पता चल गया था कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे बहुत कम लोग ही पसंद करते हैं। बहुत कम यानी 2-4, जिसमें से एक है मेरी मां। मेरी मां को मुझे डांटने और मुझ पर खींचने की ऐसी बीमारी पड़ी है कि वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। मैं जब भी कुछ करता हूं, यानी कुछ काम, तो उसके बाद मैं तैयार हो जाता हूं अपने मां के चेहरे की अजीब सी बनावट देखने को। वो झुर्रीदार चेहरे पर और गाढ़ी होती हुई झुर्रियां, और दोनों हाथों को ऊपर करके अपने छोटे कद को विकाल दिखाने जैसे मां के सारे नृत्यों का मैं आदी हो चुका हूं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वैसे मैं एक मामूली कद का आदमी हूं, मगर चाहूं तो थोड़ा लंबा दिख सकता हूं। लाल चुस्त टी शर्ट और रघु के हील वाले जूते पहनकर। लोग कहते हैं कि जब मैं रघु के हील वाले जूते और लाल टी शर्ट पहनकर बाहर निकलता हूं ना, तो ठीक ही दिखता हूं। मैं हर काम ठीक करता हूं, और ये सब जानते हैं। बचपन में जब स्कूल का रिजल्ट आता था, तो मां से पूछो तो मां कहती थी कि ठीक ही रहा उसका रिजल्ट। मैं ठीक ठाक पैदा हुआ, ठीक ठाक पला बढ़ा। असल में मैं हमेशा से एक बिंदु है, उसी पर रहता हूं, जो अच्छे और बुरे के एकदम ठीक बीच में होता है, जिसे आप लोग शून्य और मैं ठीक कहता हूं। एक बार तो स्कूल की क्रिकेट टीम के चयन के लिए मुझे टीम में ले या ना ले, इस बात पर 2 घंटे की बहस हुई। बहस में आधे लोग कह रहे थे कि मुझे ले सकते हैं, मैं खराब नहीं खेलता। आधे लोग कह रहे थे कि मुझे ना ले, क्योंकि मैं अच्छा भी नहीं खेलता। मैंने कहा, सर मैं ठीक ही खेलता हूं। किसी की समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा। अरे उन्हें यह शब्द ही नहीं मिल रहा था कि मैं कैसा खेलता हूं। जब मैंने बताया कि वो शब्द ठीक है,
मैं ठीक खेलता हूं तो सब मुझ पर बरस पड़े और कहने लगे ठीक क्या होता है, ठीक क्या होता है, ठीक कुछ नहीं होता। तब से लेकर आज तक मैंने सिर्फ क्रिकेट खेलते हुए लोगों को देखा ही है। मुझे देखकर बड़े से बड़ा आदमी धोखा खा सकता है। कुछ तो ये भी सोचते होंगे कि मैं ढंग से दौड़ भी नहीं पाता, मगर तब मैं सबको आश्चर्य में डाल देता हूं। जब मैं कोई भी खेल, चाहे वो नया हो या पुराना, मैं ठीक तरीके से खेलकर दिखा देता हूं। पर समस्या यहीं से शुरू होती है। मैं पहले दिन ही उस बिंदु पर पहुंच जाता हूं और सालों तक खेलने के बाद भी मैं उसी बिंदु पर रहता हूं। मां बताती है कि बचपन में जब मैं छोटा था ना, तो बहुत मोटा था। लोग कहते हैं कि पैदा होते ही अपने बाप को खा गया, इसलिए मोटा है। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मुझे ये बात याद आती है ना, तो मुझे बहुत हंसी आती है। अपने बाप को खा लूं और मोटा हो जा। फिर अचानक मैं दुबला होता गया। उसका भी कारण मां बताती है कि बचपन में मैंने रिन साबुन खा लिया था, चॉकलेट समझकर चाट गया था। जब थोड़ी ही दूर चला और धिप से नीचे गिर पड़ा, तब मां की समझ में आया कि मैं बेहोश हो गया हूं। मां बताती है कि उन दिनों उन्होंने मदर इंडिया वाली फिल्म देखी थी। उन्होंने मुझे तुरंत गोद में उठाया और अस्पताल की ओर भाग ली। अब मैंने तो मदर इंडिया वाली फिल्म नहीं देखी, लेकिन मेरी मां भागी क्यों? असल में मेरी मां होने की भूमिका एक बार जी भरकर निभाना चाहती थी, सो उन्होंने निभाई। 1.5 किलोमीटर तक मुझ जैसे मोटे ताजे बच्चे को लेकर भागना। मां पसीने पसीने हो गई थी। जैसे ही अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने डांट दिया और कहा कि भागने की वजह से आपके बेटे ने जो रिन साबुन खाया था, वो झाग बनकर चारों तरफ से निकल रहा है। मां बताती हैं कि डॉक्टर ने 2 मग्गे पानी निकाला था पीठ में से और कहा था कि बहुत कमजोर हो गया है ये, इसका ध्यान रखना होगा आपको। जब तक 10 साल का नहीं हो जाता, सर पर चोट नहीं आनी चाहिए। शायद रिन साबुन खाने की वजह से ही मेरी अकल दाढ़ देर से निकली होगी। अच्छा, किसी को कैसे पता चलता है कि उसे अकल आ गई? क्योंकि ये कोई बल्ब तो है नहीं कि बटन दबाया और कहा ओ लाइट आ गई, अच्छा अकल आ गई। ये सवाल एक दिन पुंडलिक ने मुझसे पूछा। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, सोचता तो उसे लगता कि मेरे पास अकल है ही नहीं। मैंने तुरंत ही जवाब दे दिया कि अगर आपको अपना पुराना किया हुआ चूतियापा लगने लगे तो आप समझिए कि आपको अकल आ गई है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बहुत हंसा। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कह दिया और जल्दी मैंने उसके आगे जोड़ दिया कि और उसका एहसास यहाँ कहीं दाढ़ के पीछे कोने में होता है। मैंने अपने आप को कभी इतना शर्मनाक नहीं महसूस किया था। और फिर उसने मुझे अपना जवाब सुनाया। बाप रे बाप, क्या जवाब था उसका! एक एक शब्द पहलवान का घूंसा था जो मेरे मूर्ख दिमाग पर पड़ रहा था। धम धम धम। वो करीब 2 घंटे तक बोलता रहा। अब मैं 2 घंटे तो नहीं बात कर सकता, लेकिन आपको मुख्य बातें बता देता हूं। उसने कहा था, राजकुमार, फूल ने जुम्बिश को तेरी, तेरी मेरी यही कहानी। समझ के भंवरा आया, समझ की दाढ़ में था दर्द। दांत से हाथ निकलते ही दर्द के मारे पैर बजे छन 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 छन। लेकिन तेरे दिल ने मेरे साइकिल के पहिए पर बैठा पहिया पंचर, अकल सिकंदर, घुटना दिमाग, जब भी चलता पंखे सी आवाजें करता, खर खर कर 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 कर।
धरती का बोझ, मेंढक का नाती, ओस की बूंद, हाथी का दांत, मुंह का निवाला, रात का चांद, सुबह का सूरज, जैसे ही निकला सारी की सारी चिड़िया फर 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 फर। उस दिन कब रात हुई, कब सुबह, मुझे कुछ पता नहीं चला। और तब से मेरी जिंदगी का एक ही उद्देश्य रह गया था कि मैं पुंडलिक से कुछ ऐसा कह दूं कि वो हतप्रभ रह जाए। मैं पुंडलिक के माथे पर पसीना देखना चाहता था। पुंडलिक भी बहुत अजीब आदमी था। वो कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाता था। कहता था, मैं पैदा नहीं, प्रकट हुआ हूं। मेरे लिए तो वो प्रकट ही हुआ था। दरअसल वो मेरी मां का भाई था, जो एक दिन ऐसे ही अचानक मेरे घर पर रहने आ गया। अब मैं अपनी मां को इतने सालों से जानता हूं, भला मुझसे बेहतर भी मेरी मां को कोई जान सकता है? पता नहीं। पुंडलिक अपने आप को महान कवि और मुझे महान श्रोता कहता था। अब क्योंकि मैं अकेला ही था, मगर मैं बहुत खुश था, क्योंकि जब से पुंडलिक ने अपनी पहली कविता मुझे सुनाना चालू करी थी, तब से मुझे उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत महान होता गया था। पुंडलिक अपनी हर कविता के बाद मेरी तारीफ करने लगता था। कहता था, मुझे तुम्हारे चेहरे का ये हतप्रभ भाव बहुत पसंद है। मेरे पास तो वैसे भी भावों की बहुत कमी थी, लेकिन ये एक ऐसा भाव था जो मैं पुंडलिक के सामने अक्सर चिपका दिया करता था, क्योंकि उसकी 100 में से 90 बातें मेरी समझ में नहीं आती थी, और जो थोड़ी बहुत आती थी उन्हें कहने में मैं डर जाता था। दरअसल पुंडलिक कहता था कि वो अपनी मां को बहुत चाहता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मां को चाहना क्या होता है। मैं तो जब भी मेरी मां को देखता हूं तो वो मुझे सूखी लकड़ी के समान एक औरत दिखाई देती है, जो चुपचाप लगातार घर में काम निकालती जाती है। अजीब लगता है ना? कई बार तो मुझे लगता है कि हमारा ये घर घर नहीं, एक नाव है जिसमें जगह जगह पर गड्ढे हैं, और मेरी मां उस नाव के बीच में बैठी है, जो लगातार मग्गे से पानी निकालकर बाहर फेंक रही है। पुंडलिक कहता था कि तेरी मां बहुत आलसी है। अरे, ये क्या कह दिया उसने? वो हमेशा ही ऐसा कुछ कहकर चले जाता था, और मैं सोचता रहता था। फिर मेरी समझ में आया कि ये तो सच है। दरअसल मदर इंडिया वाली घटना को छोड़कर सच में मेरी मां आलसी है। अब देखिए ना, ये बात मेरे नामकरण से सिद्ध होती है। मेरी मां ने मेरा नाम राजू रखा, जो हिंदुस्तान में हर दूसरे आदमी का होता है, और स्कूल में दाखिला दिलाते वक्त तो मेरी मां का वात्सल्य और जाग उठा, और उन्होंने मेरे नाम को बढ़ाकर राजू से राजकुमार कर दिया। मां बताती है कि दाखिले का फॉर्म भरते वक्त स्कूल का क्लर्क मेरी तरफ देखकर बहुत हंस रहा था। मां को लगा शायद दोष मेरी शक्ल का है। वैसे इस दुनिया में हर इंसान को अपना नाम खुद रखने की एक आजादी होनी चाहिए। मेरी मां वैसे तो बड़ी रहस्यमयी है, लेकिन इस बात का मेरे अलावा किसी और को पता नहीं है। जब भी मेरी मां अलमारी से अपना लाल रिबन निकालती थी, तो समझिए कि वक्त हो गया। दरअसल मेरी मां को एक शौक था, अकेले फिल्में देखने का शौक, और कोई धार्मिक नहीं, सभी रोमांस और मारधाड़ वाली फिल्में। अब रोमांस का तो पता नहीं, लेकिन मारधाड़ का मेरी मां पर काफी असर होता जा रहा था, और समय के साथ साथ उनका चेहरा भी मर्दाना होता जा रहा था। बाद में तो वो मुझे डांटते वक्त कहती थी कि कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन दिनों पुंडलिक ने मुझे एक किताब दी थी, मदर मैक्सिम गोर्की की। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। मुझे तो अभी तक लगता था कि सभी माएं किसी एक नियम के तहत एक जैसा बर्ताव करती हैं, मगर ये क्या था? पुंडलिक ने बताया कि यह कहानी एकदम सच्ची है। अब मैं बस एक और मां के बारे में जानना चाहता था, पुंडलिक की। मैंने पूछा, पुंडलिक,
क्या तुम्हारी माँ भी गोरकी की मदर जैसी है? उसके अंदर एक ज्वालामुखी था जो मेरे इस प्रश्न के जाते ही फट पड़ा। वो बोला बोला और बोलता रहा, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता रहा, ऐसे ऐसे उदाहरण का इस्तेमाल करता रहा कि कहानी मुझे बहुत रोचक लगने लगी, लेकिन समझ में मेरी कुछ नहीं आया। और तभी मैंने अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, हतप्रभाव। ये देखकर वो जरा धीमा हुआ और भारी आवाज में मुझसे कुछ कहने लगा जो मेरी समझ में आ रहा था। उसने कहा, अपनी मां के अंतिम दिनों में मैंने पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया था। मैं सालों तक अपनी मां के साथ ही रहा, उन्हें गीता सुनाता रहा। गीता सुनते सुनते ही उनकी मृत्यु हो गई। वो अचानक ही मर गई। मैं अंदर से एकदम खाली हो गया था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और एक दिन ऐसे ही उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने घूमने लगा और वो चेहरा एक पेड़ बन गया, जिसके नीचे बैठकर मैंने लिखना शुरू कर दिया। धूप चेहरा जला रही है, परछाई जूता खा रही है, शरीर पानी फेंक रहा है। एक दरख्त मेरे पास आ रहा है, जिसकी आंचल में मैं पला हूं, जिसकी वात्सल्य की सांस पीकर मैं आज भी हरा हूं। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इस जंगल में एक पेड़ ने मुझे सींचा है, जिसे मैं मां कहता हूं। जब रात शोर खा चुकी होती है, जब हमारी घबराहट हमारी नींद को रात से छोटा कर देती है, जब हमारी कायरता हमारे सपनों में दखल देने लगती है, तब मेरे माथे पर उसकी उंगलियां हरकत करती हैं और मैं सो जाता हूं। और वो सो गया। मैं अवाक सा बैठा रहा। अच्छा हुआ कि वो सो गया, क्योंकि मैं उसके सामने रोना नहीं चाहता था। मैं तुरंत उठकर उसके घर से बाहर निकल कर गया तो देखा, मुझे पहली बार वो दिखी। सूखी लकड़ी के समान एक औरत, जिसका चेहरा मर्दाना होता जा रहा है, जो हाथ में मग्गा लिए खड़ी है। मुझे पहली बार मेरी मां दिखी। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक कांपने लगा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं घबरा कर उसके गले लगे और परमस मेरे मुंह से निकल पड़ा, पिला गया निलोपना माय मदर। कई दिनों तक उसके वात्सल्य से भरे उंगलियों के निशान मैं अपने गालों पर महसूस करता रहा। लेकिन इस घटना से मैं हारा नहीं। मैंने अपनी मां को मदर कहना नहीं छोड़ा। हाँ, यह अलग बात है कि मैं अंदर से मदर कहता था और ऊपर से मां। मां, मदर, मदर, मां, ऐसे वैसे मेरे और मां के बीच में सालों पहले कई संवाद तय हो चुके थे और किसी भी घटना का इन संवादों पर कुछ असर नहीं होता था। उन्हें कहता था कि तुझमें और तेरे गांव में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अरे, ये क्या कह दिया उसने? और ये कहकर वो निकल गया। वो हमेशा ही ऐसे कुछ कहकर चला जाता था और मैं हमेशा सोचता रहता था। फिर मेरी समझ में आया कि ये बात तो सच है। दरअसल मेरा गांव ना ही पूरी तरह से गांव है और ना ही शहर। यहाँ के लोग ना ही बहुत अमीर हैं और ना ही भूखे मर रहे हैं। यहाँ कोई कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन सभी अंत में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। मेरा गांव ऐसा नहीं था कि देश के नक्शे में इसका जिक्र किया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये है ही नहीं। दरअसल मेरा गांव एकदम ठीक था, मेरी तरह एकदम ठीक। पुंडलिक कहता था कि जैसे रेत का ट्रक चलते हुए पीछे काफी सारी रेत छोड़ जाता है ना,
एकदम वैसे ही ये छूटे हुए लोग इकट्ठा होकर एक गांव बन गए। मेरा गांव शहर और हाईवे के एकदम ठीक बीच में था, लेकिन मेरा घर हाईवे के नजदीक था। हाईवे के उस पार एक ढाबा था, जहां पर अजीब सी शक्ल के दिखने वाले लोग जोर जोर से चिल्लाते और खाना खाते थे। बाद में तो आदमियों की आवाजें उनकी ना होकर गाड़ियों की आवाजें लगती थी। वैसे मैं सड़क के उस पार बहुत कम जाता था। मेरा तो काम सुबह 5 बजे का होता था। दरअसल सुबह सुबह 5 बजे उठकर मैं ट्रक के पीछे कुछ लिखने जाता था। मुझे इतना यकीन था कि ये सभी ट्रक गांव गांव में, शहर भर में, हर जगह जाते हैं। मैं ट्रक के पीछे चौक से छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिख देता था, और मुझे पूरा यकीन था कि कोई राजू, बंटी, चिंटू, राकेश जैसा साधारण नाम वाला व्यक्ति रोज सुबह 5 बजे उठकर मेरा लिखा हुआ पढ़ रहा है। क्योंकि मेरा लिखा हुआ कभी भी मेरे तक वापस नहीं आया, इसका मतलब कोई है जो रोज सुबह उठकर मेरा लिखा हुआ पढ़ता है और उसे मिटा देता है, जिससे कोई दूसरा उसे ना पढ़ सके। हमारी दोस्ती अब और ज्यादा गहरी हो गई थी, और मैं अपने ट्रक वाले दोस्त से सभी बातें कह देता था, लेकिन संक्षेप में, चालाकी से, घुमा फिरा कर। कहीं कोई दूसरा इसे पढ़कर हंसे ना, और कहीं पुलिस घर पर आ गई तो। लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही लिख दिया था कि दोस्त, अब से पुंडलिक कवि, रघु हीरो, राधे गांधी की लाठी और मां मग्गे वाली औरत। वैसे सुबह सुबह 5 बजे उठने के मेरे दो मकसद होते थे। पहला, ट्रक पर संदेश, और दूसरा, राधे से मुलाकात। राधे रोज सुबह हमारे घर के सामने 5 बजे आ जाया करता था। उसका नाम राधे है भी कि नहीं, यह भी मुझे मालूम नहीं था। जब भी वो मुझे देखता था तो राधे राधे कहता था, बदले में मैं भी उसे राधे राधे कहता था। असल में हम दोनों एक दूसरे के लिए राधे थे। राधे को मैं सोने वाला बूढ़ा कहता था, क्योंकि वो सोना बीनने का काम करता था। गांव में हमारी दो छोटी सी सोने चांदी की दुकानें थी, जिसका हमें किराया आया करता था। राधे रोज सुबह अपनी छोटी सी लोहे की दांत वाली झाड़ू लेकर सोना बीनने का काम करता था। सोना बीनते वक्त वो एक सफेद पोटली के समान हो जाता था, जो मेरी आंखों के सामने लुढ़कती रहती थी। राधे सोना बीनते वक्त बहुत कम बात करता था, सिर्फ उसकी सांसें लेने की आवाजें मुझे आती थी। मैं राधे को बहुत सालों से जानता था। ऐसा लगता था कि शायद वो किसी एक उम्र पर आकर अटक गया है, उसके आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि राधे कभी बच्चा भी था। राधे गांव से बाहर सिर्फ एक ही बार गया था, और यह उसकी पहली और अंतिम यात्रा थी। वो गांधी जी को देखने, सिर्फ देखने साबरमती आश्रम गया था, और यह उसकी एकमात्र उपलब्धि थी जिसे वो मुझे 50 से ज्यादा बार सुना चुका था। और हर मुलाकात में गांधी जी राधे के साथ अलग अलग बात करते। कई बार तो गांधी जी ने राधे को नमस्ते किया और राधे वापस गांव लौट आया। कई बार गांधी जी राधे से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन राधे को गांव वापस आने की जल्दी थी। कई बार गांधी जी राधे के साथ खाना खा चुके हैं, और एक बार तो गांधी जी ने राधे के कान में आकर धीरे से बोला, राधे, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, एक काम करो, अब तुम गांधी बनो। वैसे सोना बीनते वक्त मैं राधे से बहुत कम बात करता था। एक दिन मैंने राधे से पूछा, राधे, तुम सोना क्यों बीनते हो? राधे ने जवाब दिया कि वो वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहता है। मैंने पूछा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें वैष्णो देवी जाने के लिए? राधे ने कहा, कम से कम 1000 तो लगेंगे। मैंने बोला, तो तुम्हारे पास 1000 रुपए नहीं है? उसने कहा, है ना। अरे, ये कैसी बात थी?
मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। अगर तुम्हारे पास 1,000 रुपए हैं और तुम वैष्णो देवी मां के दर्शन करना चाहते हो तो तुम जाते क्यों नहीं? इस बात पर राधे कुछ बोला नहीं। अब ये चुप्पी बहुत अजीब थी, सो मैंने टोका भी नहीं। फिर कुछ समय बाद राधे ने मुझसे कहा, गांधी जी से मिलने के कुछ समय बाद गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ था। उस समय हमारे गांव में गांधी पार्क और गांधी जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी। मुझे पूरा यकीन था कि मरने के बाद गांधी जी ने जरूर कहा होगा कि मेरी मूर्ति राधे के गांव में जरूर लगाना। मैं घंटों गांधी पार्क में उनकी मूर्ति के सामने खड़ा रहता था, उन्हें देखा करता था। वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे शायद, लेकिन क्योंकि पार्क में बहुत भीड़ होती थी इसलिए शायद वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन वो मेरे सपने में आए। दरअसल उन्होंने मुझे ही अपने आश्रम बुला लिया। जैसे ही मैं उनके आश्रम पहुंचा तो देखता हूं बहुत सारी भीड़ और गांधी जी भी थे। मैंने गांधी जी को देखा, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और धीरे से मेरे कान में बोले, राधे, एक बार वैष्णो देवी मां के दर्शन कराओ। मैं तो नहीं जा पाया, पर तुम एक बार मां से मिला। मैं घबरा गया, गांधी जी मुझसे ये क्या कह रहे हैं? जैसे ही मैंने गांधी जी की तरफ देखा तो वो एक सफेद कबूतर बनकर उड़ने लगे। मैं घबरा कर उठ गया और सुबह होते ही सबसे पहले गांधी पार्क में उनकी मूर्ति के सामने गया। जैसे ही गांधी जी की मूर्ति को देखा तो वही सफेद कबूतर गांधी जी के सर पर बैठा हुआ था। इसका मतलब सपना सच्चा था, एकदम सच्चा। उस वक्त मैंने गांव से बाहर जाने की बहुत कोशिश करी, मगर मैं गांव के बाहर नहीं जा पाया और अब मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरा पूरा जीवन, चाहे जैसा भी मैंने जिया हो, सिर्फ एक ही आशा में जिया है कि एक दिन मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। और अब अगर मैं चला गया तो फिर ये बाकी के दिन मैं कैसे बिताऊंगा? जिस आशा में मैं जिया हूं, वो आशा पलते पलते बहुत बड़ी हो गई है, मेरे बेटे के जैसी। अब इस उम्र में आकर मैं अपने बेटे की हत्या तो नहीं कर सकता ना, इसलिए पैसे होने के बाद भी मैं वैष्णो देवी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। मुझे याद है, मैंने हमारे स्कूल में गांधी जी के बारे में पढ़ा था। हमारे माँ साहब, गांव में टीचर को माँ साहब कहते हैं, बड़े ही नीरस ढंग से गांधी जी के बारे में बताते थे। ना ही हमारे माँ साहब को गांधी जी के बारे में बताने में और ना ही हमें गांधी जी के बारे में सुनने में कुछ मजा आता था, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं रघु के विशाल और चमकदार संसार में प्रवेश कर चुका था। रघु रघु रघु,
रघु नहीं था वो, एक चमत्कार था। पूरा गांव एक तरफ और रघु एक तरफ। वो बहुत ही रंगीन था। पूरा गांव उससे डरता था। उसकी दो वजह थी। पहला, उसके पिताजी पुलिस थे जो तबादले की वजह से हमारे गांव आ गए थे। और दूसरा, पूरे गांव में सिर्फ रघु ही था जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी में बात कर लेता था। उसकी अंग्रेजी का हमारे हिंदी के मास्टरों के पास भी कोई जवाब नहीं होता था। रघु कक्षा 9 से कक्षा 11 तक मेरे लिए श्री कृष्ण था, जिसकी बांसुरी पर मेरे जैसी कई गायें उसके आगे पीछे मंडराती थी। मेरे लिए वो हिरण, बब्बर शेर और घोड़े का एक अजीब सा मिश्रण था। वो क्लास में अक्सर लेट आता था और उसके आने से पहले वो नहीं, उसकी आवाज आ जाती थी। और ये थे रघु के हील वाले लंबे जूते। जब भी वो क्लास के दरवाजे पर खड़ा होता था तो उसके बब्बर शेर जैसे बालों को देखकर मां साहब अपनी कुर्सी छोड़ देते थे। वो बहुत ही रंगीन मिजाज का था। मेरा और रघु का रिश्ता श्री कृष्ण और उसकी गाय जैसा ही था। हम दोनों ने सीधे एक दूसरे से कभी बात नहीं करी। हाँ, मैंने हमारे ट्रक वाले दोस्त से रघु के बारे में बहुत सारी बातें लिख दी थी। उन दिनों मैं घर सिर्फ सोने जाता था। मैं बस रघु का पीछा किया करता था। दरअसल उसके पास अजीब सी खूबसूरत लाल रंग की दिखने वाली एक साइकिल थी। मुझे उसकी घंटी की आवाज बहुत पसंद थी। जब भी वो अपनी साइकिल गांव में कहीं खड़ी कर कर चला जाता था तो मैं चुपके से उसकी घंटी बजा दिया करता था। क्या आवाज थी उसकी घंटी की! अरे वो हमारे गांव की साइकिल जैसी नहीं जो टन टन बजती थी। उसकी साइकिल की घंटी तो ट्रिंग ट्रिंग बजती थी। फिर एक दिन उसने स्कूल में घोषणा कर दी कि वो ये गांव छोड़कर जा रहा है। मैं उसी वक्त क्लास में रो दिया और धीरे से नहीं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर, और कहने लगा, रघु तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जब मैं शांत हुआ तो पूरी क्लास मेरे ऊपर हंस रही थी। मैं तुरंत उठकर क्लास से बाहर निकल गया। जाते जाते सिर्फ एक बार मैं रघु को देखना चाहता था। कहीं वो भी तो मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहा है। मगर मेरी हिम्मत ही नहीं। मुझे अपना किया बहुत शर्मनाक लगा। सुबह उठकर राधे से लिपटकर खूब रोया और तब राधे ने मुझे समझाया और कहा, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है, रोते नहीं। मैं भी जब गांधी जी से विदा ले रहा था तो वो भी मेरा जाना बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी आंखों में आंसू थे। मतलब वो ये समझ ही नहीं रहा था कि मैं उससे क्या कहना चाहता हूं। उस दिन पहली बार मैं राधे पर नाराज हुआ और सड़क के उस पार जाकर खड़ा रहा, एक ट्रक के पीछे घंटों तक। मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। फिर एक दिन अचानक मेरे घर एक हवलदार आया और मेरी मां से पूछा, राजकुमार है? मैं घबरा गया था। मेरे दिमाग में सीधे अपनी ट्रक वाली गलती याद आई। मुझे लगा मैं पकड़ा गया। अरे मुझे जेल जाने का डर नहीं था, मगर यह कल्पना ही अपने आप में डरावनी है कि सबको पता चल जाए कि आप सबके बारे में क्या सोचते हो। यह सबके सामने नंगा होने जैसा है। मैं घबराकर उसके पास गया और मैंने पूछा, जी मैं ही राजकुमार हूं, कहिए।
उसने मुझे एक बैग दिया और कहा, ये रघु साहब जाने से पहले आपको दे के जाने के लिए कह गए थे। और वो चला गया। जैसे ही मैंने बैग खोला तो देखता क्या हूं, उसमें रघु के भगवान की फोटो थी, ब्रूस ली की, और उसके लंबे हील वाले जूते। लेकिन मैं रघु के हील वाले लंबे जूते ज्यादा दिन पहन नहीं पाया, वो मुझे काटते थे। मगर जब तक मेरा पैर सूज नहीं जाता था तब तक मैंने उन जूतों को पहनना नहीं छोड़ा। एक दिन मेरा सूजा हुआ पैर पुंडलिक ने देखा। मुझे लगा उसे दुख होगा, पूछेगा क्या हुआ, मगर ऐसा कुछ नहीं था। वो मुस्कुराया और पलटकर एक खिड़की की तरफ देखने लगा और फिर पलटा, मुस्कुराया और बोला, राजकुमार, जूता जब काटता है ना तो जिंदगी काटना मुश्किल हो जाता है, और जूता काटना जब बंद हो जाए तो वक्त काटना मुश्किल हो जाता है। उस दिन पहली बार मुझे अकेलापन महसूस हुआ। यहां भी मैं अकेला ही रहता था। ऐसा वक्त मुझे याद नहीं जब मैं बोल रहा हूं और कोई और मुझे सुन रहा हूं। पुंडलिक भी कभी मेरे साथ नहीं रहा, हमेशा मैं ही उसके साथ रहा हूं। राधे की गांधी की बातें भी अब तक खत्म नहीं हुई थी, वहां भी मैं अकेला ही था। मां की नाव का पानी भी अब तक खत्म नहीं हुआ था। सिर्फ एक ट्रक वाला दोस्त था जिसके साथ मैं ये सारी बातें लिख देता था, मगर वहां उस तरफ वो ये सब पढ़ रहा है। इस बात पर पहली बार मुझे संदेह हुआ। आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं। अरे मैं खेल रहा हूं, सच में, मैं सच में खेल रहा हूं। एक दिन क्या हुआ, अचानक घर पे बैठे बैठे मुझे एक रेल दिखी, चींटियों की रेल। वो सभी चींटियां एक के पीछे एक रिदम में चली जा रही थी। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि वो सभी चींटियां कहां से आई हैं, किधर को जा रही हैं, मगर मुझे कुछ नहीं पता चला। और फिर मैं शक्कर के 5 दाने उठा लाया और तब मेरा वो खेल शुरू हुआ। मैंने उन शक्कर के दानों को चींटियों की रेल के पास जमाना शुरू किया। 2-3 चींटियां शक्कर के दानों की तरफ मुड़ चुकी थी, यानी रेल अब घूम रही थी। जैसे ही चींटियां 5वें दाने तक पहुंचती थी, मैं पहले 2 दाने उठाकर फिर से 5वें दाने की तरफ आगे रख देता था। इस तरह मैं उन चींटियों की रेल को किसी भी दिशा में मोड़ सकता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि कोई है जो आपके इशारों पर घूम रहा है, सिर्फ शक्कर के 5 दानों पर। यह मेरा सबसे पसंदीदा खेल था जो मैं अक्सर खेला करता था। एक दिन अपना चींटियों वाला खेल खेलते हुए मुझे लगने लगा कि मैं भी चींटी हो गया हूं। मेरी अकल भी चींटियों जैसी हो गई है। मुझे बहुत अजीब लगने लगा। और तभी शक्कर के दानों की तरफ देखता तो वो दाने दाने ना होकर
रघु, पुंडलिक, राधे, मां और मेरा ट्रक वाला दोस्त हो गए हैं। और मैं उनके पीछे भागने लगा। इसका मतलब कोई है जो मेरे साथ खेल रहा है, जबकि मैं उसके साथ नहीं खेल रहा हूं। जैसे मैं इन चींटियों के साथ खेल रहा हूं, जबकि ये चींटियां मेरे साथ नहीं खेल रही होती है। शायद ये चींटियां भी किसी के साथ खेल रही हो और वो इन चींटियों के साथ नहीं खेल रहा हो। इसका मतलब सभी के साथ खेल रहे हैं। यानी पुंडलिक भी मेरे साथ खेल रहा है। अब आपको मेरी समस्या समझ में आएगी। समस्या, दरअसल ये समस्या पुंडलिक के रूप में मेरे पास आई। पुंडलिक अपना कविता संग्रह छपवाना चाहता था और शहर में कोई ताराचंद जायसवाल उसका दोस्त था जो ये कविता संग्रह छपवाने में उसकी मदद कर रहा था। समस्या की शुरुआत तब हुई जब पुंडलिक ये घर छोड़कर जा रहा था। मैंने देखा पुंडलिक के एक हाथ में उसकी डायरी थी जिसमें वो सभी कविताओं को लिखता था और खत, और दूसरे हाथ में मेरी मां की फोटो और गीता थी। वो ये सभी लेकर मेरे पास आया और कहने लगा, कसम खाओ गीता की, अपनी मां की, इन कविताओं की, कि तुम मेरा कविता संग्रह जरूर छपवाओगे। मैं कसम खाता, इससे पहले मैंने देखा पुंडलिक ने अपना सारा सामान बांध लिया था। मतलब हमारे गांव से शहर दूर था, मगर इतना भी नहीं कि सामान बांधना पड़े। मैंने पूछा, कहां जा रहे हो पुंडलिक? उसने जवाब नहीं दिया। वो बार बार कसम खाने पर जोर देता जा रहा था और उसकी आवाज भी एकदम अजीब सी होती जा रही थी। तो मैंने भी कसम खा ली। गीता की कसम, धरती माता की कसम और भी 2-3 कसमें मैंने जोश जोश में खा ली। मेरा क्या जाता था? कविता संग्रह पुंडलिक का था। ताराचंद जायसवाल इसे छापना चाहता था। मैं कौन? कोई नहीं। कसम की रस्म पूरी होते ही पुंडलिक का चेहरा खिल उठा और उसने मेरी मां की फोटो और गीता को एक कोने में फेंक दिया और उठकर अपना सारा सामान उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा तो उसे ख्याल आया कि मैंने उससे कुछ पूछा था। कहां जा रहे हो पुंडलिक? वो पलटा और बोला, राजकुमार, पहले शहर जाकर ताराचंद जायसवाल को यह चिट्ठी दूंगा जिसमें मैंने इन कविताओं के बारे में सब कुछ लिख दिया है और तुम्हारे बारे में भी। और फिर वहीं से तीर्थ यात्रा और फिर सन्यास। ये कहकर वो धीरे से मेरे पास आया और मेरे कान में कुछ बोला, राजकुमार, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। मेरे जाने के बाद तुम्हें वो मिल जाएगा। और ये कहकर वो चला गया। उसने मेरे बारे में चिट्ठी में क्यों लिखा? मैंने तो सिर्फ उसकी कविताएं पढ़ी थी और आधी से ज्यादा तो मुझे याद भी नहीं है। अगर सुनने वाले का चिट्ठी में कोई जिक्र होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, मगर ऐसा नहीं था। मैं पूरी तरीके से इस समस्या में फंस चुका था। मुझे इस समस्या का पता कुछ दिन पहले आई ताराचंद जायसवाल की इस चिट्ठी से लगा। जानते हैं,
पुंडलिक ने मेरे साथ क्या किया? जानते हैं ताराचंद जायसवाल की इस चिट्ठी में क्या लिखा था? ये रही उनकी चिट्ठी। शुरुआत। कवि हृदय महान कवि को मेरा नमस्कार। आपकी कविताएं पढ़कर काफी खुशी हुई। पुंडलिक आपकी कविताओं के बारे में पहले भी मुझे बता चुके हैं। सारे लोग आपकी कविताओं की तारीफ कर रहे हैं। अगले महीने तक संग्रह छप जाएगा, पर एक परेशानी है। संग्रह में एक कविता कम पड़ रही है। ऐसा मैं नहीं, हमारे संपादक महोदय सोचते हैं। आप तो बड़े कवि हैं। इस संग्रह के बाद तो आपका नाम बड़े बड़े कवियों के बीच में लिया जाएगा। कृपया कर एक कविता जल्द से जल्द भेजने का कष्ट करें। मेरी बेटी आपकी कविताओं की दीवानी है। शादी करने के बारे में क्या ख्याल है आपका? पुंडलिक आपकी कविताओं की काफी तारीफ करता था। दर्शन कब देंगे? संग्रह में आप आपका नाम राजकुमार ही लिखेंगे या कोई उपनाम भी जोड़ेंगे? बता दीजिएगा। आपका अपना ताराचंद जायसवाल। पुंडलिक मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अरे मैं तो खुद चाहता था कि पुंडलिक का कविता संग्रह छपे, मगर इस तरीके से, मेरे नाम से नहीं। कई दिनों से मैं पुंडलिक की किताबों की तलाशी ले रहा हूं कि कहीं पर वो 4 लाइन, 3 लाइन, 2 लाइन लिखकर छोड़ गया हो, मगर मुझे कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अब मुझे ये चिट्ठी लिखनी ही पड़ेगी, और अब मैं लिखकर ही रहूंगा। मैं इस समस्या का समाधान कर ही रहूंगा। तैयार? ये रही ताराचंद जायसवाल आपकी चिट्ठी। पूरी तरह पूरी। मेरी कविता निम्नानुसार है। शक्कर के 5 दाने जादू हैं, जिनके पीछे चींटियां भागती हैं। 2 दानों पर पहुंचती हैं, 3 आगे दिखती हैं, सारी चींटियों को बुला लेती है। 5वें दाने पर पहुंच जाती है, पर पीछे के 2 दानों को भूल जाती है। फिर वही 2 दाने आगे मिलते हैं। वो जादू में फंस जाती है और घूमती रहती है। ये खेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि चींटियां तलाश रही हैं, खेल नहीं रही। जादूगर एक है जो खेल रहा है। अंत।
उपर्युक्त कविता ठीक है, मैं भी ठीक हूं। गलती माफ। ये कविता भेजने के बाद मैं ये घर, ये गांव, ये शहर, ये देश छोड़कर जा रहा हूं। मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। कविता संग्रह जरूर छापना, आपको कसम है। आपका आज्ञाकारी कवि राजकुमार गंभीर। जी हां, गंभीर शब्द मैंने जोड़ दिया। वैसे तो आपको पता है कि समस्या शब्द भी मुझे कितना पसंद है, लेकिन राजकुमार समस्या गंभीर ये बहुत बड़ा नाम हो जाता, इसलिए मैंने समस्या को हटा दिया और गंभीर रख लिया। राजकुमार गंभीर, ठीक है ना?